हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप जैक फ्रूट को डिस्कस करेंगे। कटहल इसे हिंदी में बोल दिया जाता है। टेबल फ्रूट के तौर पर भी काम में लिया जाता है, यानी ताज़ा खाने के काम में भी लेते हैं। और जो इसका जो टेंडर फ्रूट होता है, कच्चा जो फल होता है, इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसी का ही एक भाई है जिसको ब्रेड फ्रूट बोलते हैं। सेम ही परिवार के हैं दोनों। जैक फ्रूट जो है इसे सब्जी और फल के तौर पर दोनों के उद्देश्य से ही काम में लेते हैं। अगर हम ब्रेड फ्रूट को लेकर बात करें तो ब्रेड फ्रूट को मेनली यहाँ पर सब्जी बनाने के काम में ही लिया जाता है। तो जैक फ्रूट के बारे में हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर फ्रूट क्रॉप्स और जैक फ्रूट मेंशन है, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू द सब्सक्राइब चैनल। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैक फ्रूट, कटहल की खेती माइनर फ्रूट है। बहुत ज्यादा एरिया में इसे नहीं लगाया जाता है। यूपी, बिहार जो स्टेट है, यहाँ पर इसे मेनली ज्यादातर देखा जाता है और सब्जी के उद्देश्य पर इन्हें यहाँ पर लगाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से, वानस्पतिक वर्गीकरण से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसका जो बोटेनिकल नेम है ये यहाँ पर क्या होता है, आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम है। बात करें फैमिली की तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रेड फ्रूट भी मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो आपकी अंजीर है, फिग जो है, इसका फैमिली भी कौन सा होता है, मोरेसी ही होता है। ठीक है। बात करें क्रोमोसोम नंबर्स की, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसमें 56 जो क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन भारत से ही हुआ है इसका ओरिजिन जो है। इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें, इन्फ्लोरेसेंस इसका केटकिन होता है। केटकिन टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इसमें देखने को मिलता है। और केटकिन किसके अंदर देखने को मिलता है, तो मलबेरी जो होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमनली सहतूत बोल देते हैं, है ना, इसका भी जो इन्फ्लोरेसेंस है ये भी केटकिन ही देखने को मिलता है। टाइप ऑफ फ्रूट को लेकर बात करें तो टाइप ऑफ फ्रूट इसका क्या होता है, सोरोसिस होता है। क्या होता है, सोरोसिस। इसके अलावा सोरोसिस हमने किस में देखा था, सोरोसिस हमने पाइनएप्पल जो है इसके अंदर भी देखा था। ठीक है। तो फल का प्रकार इसमें सोरोसिस होता है। एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग की बात करें तो एडिबल पार्ट इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्रैक्ट, या फिर इसको सकुलेंट पेरिंथ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे फ्लैक्स भी बोला जाता है। तो दो नाम तो स्टूडेंट अक्सर पढ़ लेते हैं लेकिन फ्लैक्स नहीं पढ़ते हैं। तो फ्लैक्स जो है ये भी एडिबल पार्ट होता है जैक फ्रूट का, याद रखेंगे। बात करें बियरिंग हैबिट की तो इसका बियरिंग हैबिट कोलीफ्लोरस देखने को मिलता है। अब कोलीफ्लोरस क्या होता है, देखिए जो मेन स्टेम जो होता है, मुख्य जो तना होता है, इसी पर ही आपका जो फ्रूट है ये इमर्ज होता है। ये फल जो है मुख्य तने पर ही लगता है। इसको क्या बोला जाता है, कोलीफ्लोरस बियरिंग बोला जाता है। अब जो सबसे बड़ा जो फ्रूट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो फ्रूट है ये अपना जैक फ्रूट ही है। और इसके अलावा वाटरमेलन को भी सबसे बड़ा फ्रूट कंसीडर किया जाता है। वेट वाइज भी अगर हम देखें, है ना, भी वजन के आधार पर भी अगर देखें तो जैक फ्रूट सबसे बड़ा फ्रूट है। अब इतना बड़ा फ्रूट अगर तने से लटकेगा तो फिर जाहिर सी बात है, ऐसे लग रहा होगा कि एक बंदर लटक रहा है ना, बंदर जो है पेड़ के लटक रहा है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, मंकी जैक के नाम से भी जाना जाता है। मंकी जैक भी इसे बोल दिया जाता है। सबसे बड़ा फ्रूट है, सबसे हैवीएस्ट फ्रूट भी इसे कंसीडर किया जाता है, याद रखेंगे। पुअर मैन फूड भी इसको बोला जाता है, यानी गरीब आदमी का भोजन भी इसे बोला जाता है। जो टेंडर फ्रूट होता है ये ग्रीन जो होता है, यानी टेंडर फ्रूट बोले तो कच्चा फल, इसका यूज किया जाता है एज ए वेजिटेबल, यानी सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। और जो राइप जो फ्रूट होता है, पका हुआ जो फ्रूट होता है, इसको टेबल पर्पस के काम में लेते हैं, बोले तो ताजा खाने के लिए, फ्रेश ईटिंग पर्पस के काम में लिया जाता है। इसकी जो बार्क है, देखिए कई सारे फ्रूट है जिनकी बार्क में, जिनकी छाल में आपको टेनिन देखने को मिल जाता है। जैसे आंवला का जो फ्रूट है उसमें आपको टेनिन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पोमग्रेनेट जो है इसमें भी आपको जो टेनिन है ये देखने को मिल जाता है। बेल पत्तर जो है इसमें भी आपको टेनिन जो है ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
जो जैक फ्रूट जो है उसके अंदर भी टेनिन जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसके अंदर टेनिन जो है ये प्रेजेंट होता है। और टेनिन जो है ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो हमारी फिजियोलॉजी पर इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इससे मेडिसिन भी तैयार की जाती है। तो टेनिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो जैक फ्रूट है इसका यूज किया जाता है। और कितना टेनिन देखने को मिलता है, तो इसके अंदर 3.3% टेनिन जो है ये इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जैक फ्रूट का जो पल्प है और जो सीड है इसका यूज किया जाता है एक टॉनिक के रूप में। टॉनिक बोले तो है ना, सर्दी गर्मी लग चुकी है तो इसका उपयोग जो है ये किया जाता है। इसके अलावा काफी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है ये देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने है ना अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन कर लिया है, उसके दिमाग दिल पर है ना अल्कोहल का प्रभाव ज्यादा है, तो उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए जैक फ्रूट का जो यूज है ये किया जाता है। आप भी खा सकते हैं अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन ओवरडोज में करते हैं तो। इसके अलावा रोस्टेड जो सीड्स होते हैं इसकी एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टीज जो है ये देखने को मिलती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको क्या करता है ये स्ट्रॉन्ग करता है, यानी उसमें हेल्प करता है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो लीव्स होती हैं उसके एसेस जो होते हैं जलाने के बाद जो राख होती है इसका यूज किया जाता है अल्सर को क्योर करने के लिए। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात हो रही है। जो जैक फ्रूट है इसकी जो रूट है वो यहाँ पर स्किन डिजीज और अस्थमा जैसी जो डिजीज है उसको प्रिवेंट या क्योर करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है इसका यूज जो है फीवर को क्योर करने के लिए और डायरिया जैसी जो डिजीज है इसको क्योर करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, वुड जो है इसकी सेडेटिव प्रॉपर्टीज जो है देखने को मिलती हैं, तो ये भी आप यहां पर इसमें याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सोइल के बारे में। लगभग हर प्रकार की सोइल के अंदर इसको कल्टीवेट आसानी से किया जा सकता है। डीप एल्यूवियल सोइल जो है इसके लिए यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग के लिए ये क्या होता है, ससेप्टिबल होता है। बोले तो जल भराव जो होता है इसके लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, संवेदनशील देखने को मिलता है। तो जो सोइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। जो ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है वो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोइल के अंदर आप याद रखेंगे। बात करें इसके क्लाइमेट को लेकर, तो देखिए क्लाइमेट जो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर इसे लगाया जाता है। बोले तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए सबसे सुटेबल होता है। फ्रोस्ट के लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है। एनवायरमेंट में अगर हम बात करें एडवर्स कंडीशन की तो ये सेंसिटिव होता है फ्रोस्ट के लिए, साथ ही साथ ये ड्रोट को भी नहीं सह सकता है। बोले तो ड्रोट के लिए भी क्या देखने को मिलता है, ये ससेप्टिबल देखने को मिलता है, संवेदनशील देखने को मिलता है। सूखा के प्रति ये संवेदनशील होता है। ठीक है, ये बात क्लाइमेट में आप याद रखेंगे। वेराइटीज में अगर हम बात करें तो वेराइटीज 2-4 ही कुछ इंपोर्टेंट है नाम से, बाकी नंबर वाली जो वेराइटीज है आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे कि कौन कौन सी है नाम से, जैसे वेराइटी है कुजा कच्चा है, इसके अलावा कुजा पजम है, इसके अलावा रुद्राक्षी जैक, ये इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। सिंगापुरी या फिर इसको सेलोन जैक के नाम से जाना जाता है। मुत्तमवरिका, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एनजेटी करके कोई वैरायटी आती ही जैक की ही होगी। एनजेटी का मतलब है नरेंद्र जैक टेबल, यानी इस नंबर की जो वैरायटीज हैं ये टेबल पर्पस ताजा खाने के काम में ली जाती है। एनजेसी नरेंद्र जैक क्यूलिनरी, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर वाली वैरायटीज होगी। इसका मतलब इसका यूज जो है ये वेजिटेबल पर्पस से किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वरिका, कुजका, नवारिका, कोंकण प्रोलिफिक, ये 2-4 वैरायटी है। इसमें रुद्राक्षी जैक और सिंगापुरी जैक जो है ये 2 नाम वाली वैरायटीज आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर ये 2 बातें ही इंपोर्टेंट है। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, परपरागण इसमें देखने को मिलता है। और परपरागण यहाँ पर किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। हवा के द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफिली बोल देते हैं। तो जैक फ्रूट जो है ये हवा द्वारा परागित होती है, इसके अंदर एनिमोफिली जो है ये देखने को मिलती है। प्रोपोगेशन को लेकर बात करें तो इसका जो प्रोपोगेशन है ये सीड के द्वारा किया जाता है। बोले तो बीज के द्वारा इसका जो प्रवर्धन है ये किया जाता है। रिकल्सिट्रेंट सीड होते हैं, यानी कि ये सीड जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्हें तुरंत हमें लगा देना चाहिए, अदरवाइज इसके सीड जो है ये अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। इसकी जो पारगम्यता होती है बीजों की, है ना, वो उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो जल्दी ही हमें बीजों को क्या कर लेना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करते ही सोविंग कर लेना चाहिए। और पीजीआर टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, फ्रूट्स के अलग बना दी है ना, और बेसिक टॉपिक्स के अलग बना दिए। तो हमने GA3 एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसको डिस्कस किया था। हमने बताया कि ये जो पीजीआर है, ये जो GA3 है, ये सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है। तो रिकल्सिट्रेंट सीड, जैक फ्रूट के जो सीड है, अगर हम इसको
500 ppm G3 से ट्रीट कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो जर्मिनेशन है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बात करें तो इसका प्रोपोगेशन एयर लेयरिंग से भी किया जा सकता है, चिप बडिंग या फिर पेच बडिंग के द्वारा भी इसका जो प्रोपोगेशन है ये कर सकते हैं। एयर लेयरिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली और कमर्शियली जो प्रोपोगेशन होता है ये यहाँ पर सीड के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रूट के अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें या इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें, इसके अंदर कुछ पाया जाता है, तो इसके फ्रूट के अंदर हमें विटामिन ए कंटेंट देखने को मिलता है। बोले तो बीटा कैरोटीन इसमें अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। 500 से लेकर 530 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है प्रति 100 ग्राम जो जैक फ्रूट होता है उसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो जैक फ्रूट है इसके अंदर नेचुरल प्रोटीन भी हमें देखने को मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, लैक्टिन बोला जाता है। इंपोर्टेंट है ये। इसका यूज जो है ये कैंसर को क्योर करने के लिए किया जाता है, यानी ये प्रोटीन है, इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा जैक फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी बचा हुआ है ना, यूज करने के बाद या फिर हार्वेस्ट करने के बाद या प्रोसेसिंग के यूज करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट बचता है उसके अंदर यहाँ पर जैकलिन जो कंटेंट है ये हमें देखने को मिलता है और इसकी प्रॉपर्टीज जो है एंटी एचआईवी होती है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी जैक फ्रूट के अंदर देखने को मिलती है। एंटी एचआईवी जो प्रॉपर्टीज है ये भी हमें जैक फ्रूट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये बातें आप सारी जो है अच्छे से याद रखेंगे, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है। जो 2 वाली है ना, 2 पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जैकलिन जो है इसके अंदर एल्कलॉइड जो है देखने को मिलता है। ट्री हैबिट ओपन कैसा व्यवहार देखने को मिलता है, ओपन ट्री होता है, फैलने वाला स्प्रेडिंग होता है, लो स्प्रेडिंग भी देखने को मिलता है, स्प्रे सप्राइट सीधा बढ़ने वाला भी देखने को मिलता है। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग ग्रोथ बिहेवियर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्रोथ रेट फास्ट भी देखने को मिलती है, मॉडरेट भी देखने को मिलती है, लो भी देखने को मिलती है। तो ये बातें ज्यादा हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात करें, अगर हम प्रति पौधा कितने फल प्राप्त हो जाते हैं संख्या में, तो 50 से लेकर 250 जो फ्रूट है ये हमें प्रति पौधा संख्या में फल जो है ये प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी फल ही बड़े होंगे, कुछ फल छोटे भी हो सकते हैं, कुछ फल बड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसे मिला के 50 से लेकर 250 जो फ्रूट है ये हमें प्रति प्लांट पर प्लांट जो है ऑब्टेन हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा मैच्योरिटी इंडाइसेज को लेकर बात करें तो मैच्योरिटी इंडाइसेज में इसमें टेपिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी इंडाइसेज है। टेपिंग किया जाता है। टेपिंग और किसके अंदर किया जाता है, तो टेपिंग जो है ये वाटरमेलन के अंदर भी किया जाता है। टेपिंग बोले तो थपथपाना, चोट मार के हम देखते हैं। चोट मारने से अगर डल या फिर होलो साउंड आती है, डल बोले तो भारी आवाज, होलो बोले तो कोई अगर हम खोखली चीज को जब हम दबाते हैं है ना, बजाते हैं, तो वैसी साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि जो जैक फ्रूट है इसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो पेडंकल है ना, जैक फ्रूट है ये पेडंकल है, इसके पास जो लीव्स लगी हुई हैं अगर ये येलो हो जाती हैं, पीली रंग की हो जाती हैं, तो जैक फ्रूट जो है ये पककर तैयार हो चुका है। इसके अलावा फ्रूट्स पर जो स्पाइंस जो होते हैं, ये फ्रूट्स है ना, ये जैक फ्रूट के ऊपर आपको स्पाइंस देखने को मिलते हैं। इस तरह से जैक फ्रूट पर स्पाइंस देखने को मिलते हैं। जब ये फ्लैट हो जाते हैं तब फ्रूट जो है ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं। इसके अलावा एक यूनिक एरोमा जो है ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर आपको बता ही दी है। स्पाइंस जो है ये फ्लैट हो जाते हैं तो फ्रूट जो है ये मैच्योर या राइप हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होता है जैक फ्रूट जो है ये कैसा होता है, क्लाइमेक्टेरिक होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। हार्वेस्टिंग को लेकर बात करें, 4 से 5 साल के बाद फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जा सकता है। अगर हम वेजिटेबल पर्पस से काम में ले रहे हैं तो टेंडर फ्रूट को काम में लेते हैं। अर्ली स्प्रिंग या फिर समर के दौरान इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और फ्रूट्स मैच्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें, फ्रूट परिपक्व कब हो जाते हैं, जब हम फल के तौर पर ही अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं तो अब फ्रूट को कब हार्वेस्ट करना चाहिए, तो एंड ऑफ समर जो है, जून के मंथ के दौरान एंड ऑफ समर आ जाता है ना, तो जून का जो अंतिम सप्ताह है, लास्ट वीक जो है, उस टाइम हम जैक फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जैक फ्रूट का जो स्टोक होता है, जो डंठल होता है, इसके साथ ही हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। कई सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम विद स्टोक ही हार्वेस्ट करते हैं, जैसे लीची है, जैसे ग्रेप है। ग्रेप के अंदर एक एक अंगूर तो हम नहीं हार्वेस्ट करते हैं ना। इस तरह से कई सारे फ्रूट हैं, जैसे मलबेरी है, मलबेरी को हार्वेस्ट नहीं किया जाता। लसोड़ा या लहसुआ, उसको भी डंठल के साथ ही हार्वेस्ट किया जाता है। अगर डंठल के साथ हार्वेस्ट कर लेते तो इनकी सेल्फ लाइफ या भंडारण क्षमता जो है बढ़ जाती है। कैसे, जो स्टॉक के अंदर जो भंडारित भोजन है वो तब तक सप्लाई करता रहेगा, है ना, जितना भी भंडारित भोजन है वो सप्लाई करते रहेगा फ्रूट को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, फल टूटते ही, हार्वेस्ट होते ही खुद ब खुद का जो भोजन है, फूड के अंदर, फ्रूट के अंदर जो भोजन स्टोर है वो ही अपघटित होना शुरू हो जाएगा। तो इससे सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ज्यादा पेरिशेबल नेचर के जो फ्रूट होते हैं या जिनके साथ संभव है कि हम स्टॉक को हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो स्टॉक को हार्वेस्ट
कर लेना चाहिए। तो जैक फ्रूट के अंदर भी स्टोक के साथ ही हार्वेस्टिंग करते हैं। यील्ड की बात करें, आपको बताया था पर ट्री कितना फ्रूट नंबर मिलता है, 50 से लेकर 250 फ्रूट पर ट्री मिलता है। और पर हेक्टेयर अगर हम बात करें तो यील्ड जो है 30 टन पर हेक्टेयर तक यील्ड जो है ये जैक फ्रूट से प्राप्त हो जाती है। एक फ्रूट के वेट को लेकर अगर हम बात करें, सबसे हेवीएस्ट फ्रूट देखिए जैक फ्रूट ही है। और एवरेज वेट को लेकर अगर हम बात करें, एक औसतन भार को लेकर बात करें, एक फल का कितना होता है, तो ये 4 से 20 किलोग्राम का एक फल जो है ये औसतन देखने को मिलता है। ठीक है, राइपनिंग एंड स्टोरेज को लेकर बात करें तो राइपनिंग जो है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें कब देखने को मिलती है, जब समर यानी गर्मियों का जब अंतिम समय होता है, उस समय टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उस समय जैक फ्रूट जो उसके अंदर हमें जो राइपनिंग प्रोसेस है ये काफी तेज हमें देखने को मिलती है। कोल्ड स्टोरेज के अंदर हमें इसे हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज लो टेम्परेचर के लिए ये ससेप्टिबल है, इसमें चिलिंग इंजरी जो है ये देखी जा सकती है, तो इसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोरेज जो है ये नहीं किया जाता है। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली हम फ्रूट्स में पढ़ते हैं 5 से 7 या 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखते हैं, ये टेम्परेचर इसके अंदर नहीं रखा जाता है, अदरवाइज इसमें चिलिंग इंजरी हो सकती है। स्टोरेज टेम्परेचर अगर हम रखना चाहते हैं तो 11 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस रखा जा सकता है एक एम्बाइट कंडीशन के अंदर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 90% रखी जा सकती है और इस टाइम पर इस कंडीशन पर हम जैक फ्रूट को 3 से लेकर 6 हफ्तों तक स्टोर जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके अंदर इंसेक्ट की, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इंसेक्ट है मेजर तो याद करने पड़ेंगे। स्टेम बोरर है देखने को मिलता है इसमें, डाइफेनिना सियासेलिस जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसमें बड वीविल भी देखने को मिलता है और आइकेमेरा आर्टोकार्पी जो इसका जूलॉजिकल नेम है। इसमें मिलीबग भी देखने को मिलता है, सेम वही मिलीबग का स्पीसीज है जो आम के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है। ड्रोसिका मैंगीफेरी जो है इसके अंदर ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। डिजीज को लेकर बात करें, लीफ स्पॉट इसमें देखने को मिलता है, फंगस की वजह से होता है। ये कौन कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बाट्रोडिप्लोडिया थियोब्रोमी, इसके अलावा कोलेटोट्राइकम लेंगेरियम, इसके अलावा कार्कोस पोरान मेहराम, ये जो फंगस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लीफ स्पॉट के लिए। ये लीफ स्पॉट के सिम्टम्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लोसम एंड फ्रूट ब्लाइट देखने को मिलता है, ये बोट्राइटिस सिनेरेरिया की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सॉफ्ट रोड भी देखने को मिलता है। सॉफ्ट रोड जो है ये राइजोफस आर्टोकार्पी जो है इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। इनके सिम्टम्स जो है ये इमेज के साथ हमने मेंशन कर दी है, आप इसके सिम्टम्स जो है ये भी देख सकते हैं। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने जो जैक फ्रूट कल्टीवेशन है इसको हमने डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर ऐसे ही लेक्चर्स आप कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा ताकि वो भी इन शानदार लेक्चर्स का फायदा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।